एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिबिन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। और मुझे पता है कि फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट को चाहिए होते हैं एक बेहतरीन से नोट्स जिससे सारा चैप्टर हो जाए फुल टू रिवाइज। तो तुम्हें उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है यार, ये चैप्टर क्या हर चैप्टर के नोट्स बना दिए मैंने और वो भी तुम्हें मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी इंस्टाग्राम आईडी से। तो जाके उन्हें डाउनलोड कर लेना जिससे चैप्टर बाद में रिवाइज कर सको। और अब ध्यान से बैठ के इस पूरे चैप्टर को पढ़ो और कमेंट में जल्दी से बता दो बाकी 6 चैप्टर पढ़ लिए या नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े तो उन्हें भी पढ़ लेना, प्लेलिस्ट लगा दी है। तो आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है जिससे हमारी स्पीड डिटरमाइन होती है, जिससे हमारी जो है फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन होती है बॉडी की। आपने देखा है ना कि कोई आदमी बहुत तेज़ दौड़ता है, तो हमने स्कूल का कोई बच्चा देखोगे यार ये तो बहुत तेज़ दौड़ता है, तो मतलब उसकी फिजियोलॉजी यानी कि उसकी बॉडी में ही कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से वो इतनी तेज़ दौड़ पा रहा है। कुछ चीज़ें ट्रेन करके बनाई जा सकती है, कुछ चीज़ें ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होती है। पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर चोटें पढ़ेंगे भैया, गिरते पड़ते जो चोटें लग जाती है ना स्पोर्ट्स फील्ड में, वो पढ़ने वाला है। सिंपल सा चैप्टर है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी की डेफिनेशन पूछी तो नहीं जाती है, बट स्टिल वी शुड नो दैट आज हम इस चैप्टर में स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी की वो ब्रांच है जो हमारी बॉडी पे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है वो स्टडी करती है। जैसे कि अगर हमें अपनी स्पीड तेज करनी है, ठीक है, तो अगर हमारी स्पीड है तो हमारी स्पीड किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, हम ये जानेंगे कि अगर आपको तेज़ भागना है तो आपको अपनी जो है स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, आपको अपना जो है इंड्योरेंस बढ़ाना होगा, जैसे आप भागते समय ज़्यादा देर में थको ना। तो बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करके हम अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं। तो स्पोर्ट्स की फील्ड में स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी बहुत मदद करती है एक एथलीट को अपनी बेस्ट फॉर्म में आने के अंदर। तो आप रीड कर लो इसकी डेफिनेशन। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या है? स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी दैट फोकसेस ऑन हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड्स एंड अडैप्ट टू फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। इट स्टडीज हाउ एक्सरसाइज अफेक्ट्स मसल। एक्सरसाइज का हमारे मसल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो हेल्दी कैसे होगे, कहते हैं ना मसल बढ़िया होते हैं, तो कैसे मसल बढ़िया होंगे, हमारे रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट होगा, ये सब चीज़ें हम सिंपल इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक इसमें आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। यानी कि कुछ कॉम्पोनेंट्स ऐसे होते हैं हमारे जो है अगर आप उनको स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि यार अच्छा स्पीड इस पर डिपेंड करती है। अगर कोई आदमी बहुत ताकतवर है तो वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। बॉडी के ये वो चीज़ें हैं जिससे उसकी स्पीड है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ है, जिससे उसकी एंड्योरेंस है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या हम कहते हैं इसको हिंदी में सिंपल कहो ताकत। मैंने कहा कि भाई ये 10 किलो का एक बोरा पड़ा है और तुमने 1 सेकंड में उसको उठा दिया तो मतलब तुम ताकतवर हो, ठीक है। तो ऐसा क्या है, एक इंसान कैसे, अब वेट लिफ्टर्स होते हैं सब, स्पेशली उनको ताकत की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है हैवी वेट लिफ्टिंग करने की, और हर एथलीट को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो स्ट्रेंथ किस चीज़ पर डिटरमाइन करती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बॉडी के क्या एलिमेंट्स है। वाई वी आर स्टडिंग दिस इन फिजियोलॉजी, कि भाई बॉडी के कौन से एलिमेंट्स है जिसकी वजह से एक इंसान में स्ट्रेंथ ताकत होगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ होती है अगर कोई ताकतवर है तो उसका सबसे पहली चीज़ डिपेंड करती है उसके मसल के साइज के ऊपर, ठीक है। अगर उसका मसल का साइज बड़ा है तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अगर आप किसी को देखोगे बड़े डोले शोले वाला बॉडी बिल्डर है, ठीक है, या अगर आप उसको देखोगे और वो मोटा हेल्दी नहीं, ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि वो मोटा है, वो हेल्दी है, उसके मसल स्टोन है, आपको देख के पता चल रहा है वो फिट है इंसान, तो वो ऑब्वियसली उसके अंदर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा ही होगी। लार्ज मसल, जिसके बड़े मसल है वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे, वो ज़्यादा ताकत लगा सकते हैं। जिसके मसल छोटे हैं वो उतने नहीं कर पाएगा। एंड मेल एंड फीमेल का भी ये डिफरेंस होता है दैट जो फीमेल्स होती हैं उनका मसल साइज कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होता है, तो वो कम एक्सर्ट कर पाएंगी फोर्स को एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है। अब हम अपने इस मसल साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मसल साइज बढ़ गया तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। मसल साइज के जिम में जाओ, डंबल उठाओ, अलग अलग एक्सरसाइजेस करो, तो आपका मसल साइज बनेगा, उससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब गाइस आई एम टेलिंग यू इन स्टार्टिंग ओनली दिस वीडियो की कि मैं आपको चाहती तो अभी यहाँ स्ट्रेंथ लिखती और यहाँ मसल साइज लिखती और हिंदी में तुम्हें बता देती मसल का साइज बढ़ा है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट बोलूँ मैं, मसल की कॉम्पोजिशन, ये वाले फाइबर होंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बट मैं गाइज आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, रीज़न एग्जाम में पढ़ने नहीं पड़ेगा।
एग्जाम में आज मैंने जो हिंदी में तुम्हें ये 4 पॉइंट बता दिए हैं, यही रीज़न है कि आप एग्जाम में लिख के नहीं आ पाओगे। पहली बार तो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ के फ़ायदा नहीं है, पहली बारी में ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इनको देखो, इन्हें पढ़ो, नोट्स में मैं इनका शॉर्ट वर्जन दे रही हूँ, उनसे आप इनको रिवाइज करोगे। अगर पहली बारी में ही आप सिर्फ मसल साइज पढ़ के जाओगे, एंड आई विल टेल यू, हिंदी में पॉइंट बता रही हूँ, तुम खुद से बना के लिख देना मसल साइज में क्या है, दो जो है बिग मसल्स दे विल एक्सर्ट मोर फोर्स, ऐसी लैंग्वेज में तो इतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो थोड़ी तरीके की लैंग्वेज यूज़ करनी है, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आने वाली अगर जिम्मेदारी तुमने मुझे दी है तो उसी तरीके से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि भाई 30 मिनट की जगह 35 मिनट की वीडियो हो जाएगी, बट इसे ध्यान से पढ़ के जाओ। ये नहीं तुम्हारे जल्दीबाजी करने के चक्कर में, शोशा करने के चक्कर में और खुद को बहुत महान दिखाने के चक्कर में मैं तुम्हें चीज़ें ऐसे पढ़ाऊँ कि तुम्हें एग्जाम हॉल के अंदर तुम खाली बैठे हो कि दीदी अब नहीं बन रहे हमारे से खुद से आंसर, बिकॉज आई नो आप बहुत कम टाइम निकाल पाओगे अपने फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो वो जो कम टाइम में भी ना तुम्हारी बेहतरीन पढ़ाई कराने की जिम्मेवारी तुम्हारी दीदी की है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ लो, बस आँख बंद करके नहीं, आँख खोल के पढ़ना है, बट विश्वास करके मेरे ऊपर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम मसल कॉम्पोजिशन के। अब जो हमारे मसल्स होते हैं उनके अंदर 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक होता है फास्ट ट्विच फाइबर जो व्हाइट कलर का होता है, एमसीक्यू में आएगा भाई याद रख लो। दूसरा होता है हमारा स्लो ट्विच फाइबर जो भाई होता है रेड कलर के, ठीक है। तो अगर किसी के बॉडी के अंदर जो फास्ट ट्विच फाइबर है, ठीक है, वो ज़्यादा है, यानी कि वाइट वाले फाइबर जो ज़्यादा है वो जनरेट करेगा मोर फोर्स, यानी कि अगर वाइट वाले की कॉम्पोजिशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा तगड़ा होगा, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, उसमें ज़्यादा ताकत होगी। क्यों? क्योंकि जो ये वाइट फाइबर्स होते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। अगर किसी के अंदर स्लो ट्विच फाइबर यानी कि रेड वाले फाइबर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा, वो इतना स्ट्रेंथ नहीं लगा पाएगा अपनी। तो ये चीज़ तो देखो जेनेटिक होती है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, पर हाँ ट्रेनिंग करके हम बढ़िया कर सकते हैं अपनी चीज़ को कि हमने मसल बढ़िया बना लिया तो हम स्ट्रेंथ एक्सर्ट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर वाइट फाइबर ज़्यादा है तो आपका स्ट्रेंथ अच्छा होगा, अगर स्लो ट्विच फाइबर यानी कि रेड फाइबर ज़्यादा है तो आप लेस फोर्स एक्सर्ट कर पाओगे। तो मसल्स विद मोर फास्ट ट्विच फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर। तो एग्जाम में ऐसा ना एमसीक्यू आ सकता है, बताओ कौन सा मसल स्ट्रॉन्गर होगा, तो जिसमें फास्ट ट्विच फाइबर सफ़ेद वाले ज़्यादा हैं वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू स्लो ट्विच वाला लाल वाले, ठीक है। अब ये मत सोचो ये लाल वाले बेकार है, इनका दूसरी चीज़ में बहुत बढ़िया काम होता है, ठीक है, तो वो आगे हम पढ़ लेंगे। तीसरा पॉइंट आता है हमारा स्ट्रेंथ किस पे डिटरमाइन करती है, बॉडी वेट पे। अब कोई आदमी 25 तो नहीं कहूँगी, कोई आदमी 40 किलो का है और सामने वाला उसके सामने 60 70 65 किलो का है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा, ठीक है। कोई दुबला पतला सा आदमी है उसको तुम बोल दो 10 किलो का बोरा उठा ले, वो कहेगा भाई मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। वहीं पे एक एवरेज आपको 70 75 60 वाला बंदा है तो वो कहेगा, या लड़की भी है, वो कहेगी चल ठीक है हाँ चलो मिल के उठा लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो वो कर सकते हैं। तो बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ होगी। नेक्स्ट होता है नर्व इम्पल्स इंटेंसिटी, यानी कि दिमाग ने जो सिग्नल भेजा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कभी देखा है कि अगर कुछ लोग जो बहुत हैवी वेट उठा रहे होते हैं तो वो हैवी वेट उठाने से पहले बोलते हैं 1 2 3 एंड एकदम से उस वेट को उठा लेते हैं, या ऐसे कब बोलते हैं। इस तरीके से वो कुछ अपने आप को दिमाग को मतलब प्रिपेयर करते हैं। और 1 2 3 तो स्पेशली करते हैं, जैसे कोई बहुत भारी सा फर्नीचर उठाते हैं, आपने देखा जब हम फर्नीचर खरीदते हैं एंड वो फर्नीचर आता है हमारे घर में, या हम कोई बहुत भारी सामान तुम खुद भी उठा रहे हो ना, अगर कबर्ड भी ऐसे ही हूँ आगे को सरकानी हो, तुमने पीछे की झाड़ू निकालना है तो तुम्हें पहले बड़ा लगेगा, बट फिर तुम कहोगे अरे नहीं भाई सफाई करनी है बढ़िया सी, एंड तुम कहोगे चल फोर्स लगाते हैं, फिर तुम उसे धक्का मारते हो तो कबर्ड आगे हिल जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने माइंड को प्रिपेयर करा दैट यू हैव टू डू दिस टास्क। तो माइंड फिर ना ऐसे सिग्नल्स भेजता है हमारे, उन्हें हम मोटर यूनिट्स कहते हैं। तो माइंड मोटर यूनिट्स मसल को भेजेगा, मसल फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर माइंड ने मोटर यूनिट ज़्यादा नहीं भेजी तो मसल की वो फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। अब तुम्हें कोई तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि भाई यार मेरे साथ कबर्ड आगे करा दिया, तुम्हारा तो मन ही नहीं है, मैं क्यों मदद करूँ इसकी, तो तुम्हारा माइंड एक्सर्ट नहीं करेगा, तो जो है भेजेगा ही नहीं वो मोटर यूनिट्स और तुम अपनी फोर्स लगा ही नहीं पाओगे। बट अगर तुम चाहोगे कि नहीं भाई इसको उठा के खिसका के वहाँ कर देना है और तुम कहोगे अपने माइंड को, तो वो ज़्यादा मोटर यूनिट्स भेजेगा एंड अल्टीमेटली तुम ज़्यादा स्ट्रेंथ एक्सर्ट करवाओगे। तो इसीलिए जब वो वेट लिफ्टर्स वेट लिफ्टिंग करने जाते हैं तो वो अपने माइंड पे भी ध्यान देंगे, 1 2 3 और ऐसे करके वो वेट को लिफ्ट करेंगे, जिससे मोटर यूनिट्स मसल्स में ज़्यादा पहुँचेंगी और आप ज़्यादा स्ट्रेंथ एक्सर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स इंटेंसिटी समझ गए, स्ट्रॉन्ग नर्व सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन एक्टिवेट मोर यूनिट्स इन द मसल लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शंस एंड जनरेट फोर्स प्रोडक्शन, ठीक है।
चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा स्पीड। अब हम नेक्स्ट फैक्टर पढ़ने वाले हैं स्पीड। स्पीड किस पर डिपेंड करती है? स्पीड क्या, कितनी तेज़ आप भाग रहे हो, ठीक है, आप कितनी तेज़ अपना जो है आपका मोशन है, तो ये हम स्पीड सिंपल कहेंगे। जो स्पीड की प्रॉपर डेफिनेशन है वो अभी हम जो चैप्टर 10 है ना उनमें इन सबके डेफिनेशंस लर्न करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम जानने वाले हैं स्पीड एक बहुत ही एसेंशियल कॉम्पोनेंट है गाइस एक एथलीट के लिए और हमारी फिजियोलॉजिकल फिटनेस में भी, ठीक है। तो स्पीड किस चीज़ पर डिपेंड करती है? सबसे पहले मसल कॉम्पोजिशन पे। वो जो सफ़ेद और लाल फाइबर है ना, इनको याद रख लो इस चैप्टर के लिए। पहली चीज़ मसल का कॉम्पोजिशन, जिसकी बॉडी के अंदर वाइट फाइबर ज़्यादा होंगे उसकी स्पीड तेज होगी, जिसके में रेड फाइबर ज़्यादा है तो स्पीड अल्टीमेटली उसकी थोड़ी स्लो होएगी ही होएगी, ठीक है। तो मसल्स विद मोर फास्ट ट्विच फाइबर कॉन्ट्रैक्ट फास्टर और उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्लो ट्विच वाले। तो जल्दी से कॉमेंट में बताओ मेरे को कि स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, वाइट वालों की या रेड वालों की, जिनकी बॉडी में वाइट ज़्यादा है या रेड वाली ज़्यादा है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो, ठीक है। दूसरा नर्वस सिस्टम की मोबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। वही चीज़ जैसे मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स में समझाई थी कि जितनी माइंड मोटर यूनिट्स भेज रहा है वैसा ही स्पीड में भी है। अगर आपकी नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और वो ज़्यादा जो है आपका मसल्स को गाइड कर रहा है तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली तेज होगी, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पे स्पीड डिटरमाइन करती है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है एकदम से जो आपको स्प्रिंट की ज़रूरत पड़ती है। एक्सप्लोजिव मतलब हो गया एकदम से यू हैव टू एक्सर्ट बहुत सारी फोर्स। अब ये कब होता है? ये होता है हमारा स्पीड के हासिल करने के समय पे। जैसे आप कोई रेस में दौड़ रहे हो तो आप ऐसे यूँ पोजीशन में होते हो, गेट सेट गो जब बोला जाता है, आपको एकदम से बहुत तेज़ स्पीड में भागते हो आप। स्प्रिंटर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है ये कि आपको एकदम से बहुत सारी फोर्स एक्सर्ट करनी है, तो उस चीज़ को हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं। जिनके अंदर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो वो अच्छी स्पीड गेन कर पाएंगे और बहुत तेज़ी से वो दौड़ पाएंगे। जैसे जो बॉलर्स होते हैं, और आप बोलो कि जो है हमारे रन भागते समय क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए, स्प्रिंटर्स को बहुत अच्छी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए जिससे वो एक बारी में स्पीड एकदम से अपनी आगे बढ़ा के ले पाए। अब एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइजेस भी होती है जिससे आप इन्हें बढ़ा सकते हो, तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। अब लास्ट जिस पे स्पीड डिटरमाइन करते हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। अब ये चीज़ होती है कि जिनकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है ना उनकी स्पीड तेज़ होती है, कि लेग्स बहुत फ्लेक्सिबली मूव कर रही है तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अगर किसी की बॉडी लेस फ्लेक्सिबल है तो उसकी स्पीड पे कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है, ठीक है। बस यही आपको याद रखने हैं 4 पॉइंट्स हमारे। अब आया हमारा नेक्स्ट फैक्टर जो है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब होता है कि अगर आप एक काम को ज़्यादा देर तक कर पा रहे हो विदाउट एनी फटीग। सपोज करो मैराथन है बहुत लंबी, अब वो जो मैराथन रनर्स है अगर वो चलते चलते थक गए तो रुक जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है ना, रेस कंप्लीट नहीं होएगी। उन्हें कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? एंड्योरेंस चाहिए कि वो थके ना। सेम हर एक स्पोर्ट के लिए जो भी एथलीट वहाँ स्पोर्ट्स फील्ड पे खड़ा है उसको बहुत वर्क करना पड़ेगा अपनी एंड्योरेंस के ऊपर। हमें देखो हम तो 2 सीढ़ियाँ चढ़ के ऐसे हाफ जाते हैं, ठीक है, दो बारी अगर हम प्लेग्राउंड का चक्कर लगा ले तो भैया हमारी सांस फूल जाती है। बट अगर आप एथलीट्स को देखोगे तो उनके साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एंड्योरेंस बिल्ड कर रखा है। तो एंड्योरेंस मतलब क्या है कि आपको फैटीग, आपको थकान हो रही है, आपकी बॉडी जो है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं पहुँच रही है, आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, बट स्टिल उसका आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, आपको एंड्योरेंस है, आपको ये सब महसूस नहीं होगा, तो आप इसको रेजिस्ट कर पा रहे हो कि आपको जल्दी हो ही नहीं रही थकान, देर से होगी आपको थकान। इसको हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में एंड्योरेंस, सहनशीलता, ठीक है। तो एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए हमारे पास जो है बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है जो हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, बट यहाँ हम पढ़ रहे हैं किन किन चीज़ों के ऊपर एंड्योरेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला एरोबिक कैपेसिटी के ऊपर, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है, इनटेक, अपटेक, ये सब चीज़ों के ऊपर। तो इसको बहुत ध्यान से गाइस पढ़ना पड़ेगा। अब इसे ध्यान से पढ़ना है। एंड्योरेंस का मतलब तो समझ गए ना। अब जैसे कोई रनर भी है, उन्हें भागना है तो स्पीड तो चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, बट एंड्योरेंस भी तो चाहिए कि अगर लंबी रेस है तो उसमें आगे तक टिके रहें वो, ये नहीं कि थक जाए और गिर जाए वो, ठीक है। तो उसके लिए एंड्योरेंस ज़रूरी होती है। अब पहला एंड्योरेंस डिपेंड करता है एरोबिक कैपेसिटी पे, क्योंकि वाइल यू आर डूइंग वाइल यू आर रेस में हो आप या आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचना बहुत ज़रूरी है करेक्ट अमाउंट के अंदर। तो एरोबिक कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू यूज़ ऑक्सीजन फॉर एनर्जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एरोबिक कैपेसिटी की होती है, हमारी बॉडी की क्षमता होती है एक्सरसाइज के समय पे ऑक्सीजन को यूज़ करने की। इससे हम रनिंग, स्विमिंग और अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ एंड्योरेंस डिपेंड करता है हमारा
ऑक्सीजन इनटेक पे। ऑक्सीजन इनटेक क्या होता है, अब इसको डिटेल में मैंने बता दिया है, बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं ये अगर हम खाली पढ़ ले ऑक्सीजन इनटेक, ठीक है। तो हाउ मच ऑक्सीजन लंग टेक इन फ्रॉम द एयर फर्स्ट टाइम में, उसको हम कहते हैं हमारा ऑक्सीजन इनटेक। की एक बार सांस भरने पे कितनी ऑक्सीजन हमारी लंग्स ले पा रही हैं, उसको हम ऑक्सीजन इनटेक कहते हैं। जिसका ऑक्सीजन इनटेक अच्छा होगा उसका इंड्योरेंस अच्छा होगा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे भी डिपेंड करता है, हाउ वेल ब्लड अब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड डिलीवर इट टू मसल्स। अगर आपका जो है हार्ट वो अच्छे से मसल्स को ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर रहा है तो आपको थकान नहीं होगी, देर से होगी। इसीलिए एथलीट्स इसकी ट्रेनिंग भी करते हैं कि उनका हार्ट ऐसा बन जाए कि वो ऑक्सीजन इनटेक अपटेक ये सब कुछ अच्छे से कर पाए, जो आप चैप्टर 10 में पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन अपटेक, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मसल्स अब्जॉर्ब एंड यूज। तो इस पे एमसीक्यू आएगा आपको। ऑक्सीजन अपटेक क्या होता है, अपटेक मतलब जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल्स यूज़ कर रहे हैं, जब मसल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर मिली होगी तभी आप भाग पाओगे, तभी आप स्ट्रेंथ एक्सर्ट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी रिजर्व्स ऑल्सो, मसल्स नीड ग्लाइकोजन एंड ब्लड शुगर्स फॉर एनर्जी, लो लेवल कॉजेस फटीग। अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स जो हमारा स्टोर एनर्जी का रिजर्व है वो कम हो जाएगा तो भी हमें थकान जल्दी हो जाएगी, ठीक है। जो ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में रहता है ना, अगर वो भी कम हो जाएगा तो भी हमारे को एनर्जी नहीं होगी और हम थक जाएंगे। दूसरा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लैक्टिक एसिड का टॉलरेंस। अब देखो गाइस, जब भी हम भाग रहे हैं, जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बिल्टअप होता है और वो लैक्टिक एसिड हमें थकाएगा ही थकाएगा। अब एक एथलीट अपने आप को लैक्टिक एसिड से टॉलरेट कर लेता है कि इवन दो जो है लैक्टिक एसिड बन रहा है बट वो तुम्हें थकने नहीं देगा। क्या होता है बॉडी के अंदर, जब आप भाग रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो तरीके से जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती ना तो फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। अब ये लैक्टिक एसिड बनेगा तो ये तुम्हें थकाएगा, बट अब यही चैलेंज है कि लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करना है कि तुम थको ना, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस इज द एबिलिटी ऑफ योर मसल टू हैंडल बिल्टअप ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। अब इस इंटेंस एक्सरसाइज को आप स्प्रिंट रन की रेस भी मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो कि लैक्टिक एसिड तो भाई बन रहा है। When you exercise hard, lactic acid form causing muscle का fatigue, वो मसल को थकाएगा। Good tolerance help you push through these feelings and keep going longer. Okay, next muscle। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा ना यार ये तो लाल वाले फाइबर तो किसी काम के नहीं है, ना स्पीड दे रहे हैं ना स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो भाई इंड्योरेंस इन पे डिपेंड करता है। तो जो हमारे स्लो ट्विच फाइबर होते हैं या फिर आपको हमारे रेड फाइबर्स होते हैं, जिसकी बॉडी में ये ज़्यादा है उसका इंड्योरेंस लेवल ज़्यादा होगा, उसे ज़्यादा जल्दी थकान नहीं होगी और वो जो भी टास्क है, फुटबॉल मैच चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसमें जो उसकी थकावट है वो उसको ज़्यादा देर तक रेजिस्ट कर पाएगा, वो ज़्यादा इनर्जेटिक रहेंगे और वो हाफेंगे नहीं, उनकी सांस नहीं फूलेगी, ठीक है। तो मसल कॉम्पोजिशन भी डिपेंड करता है। जिनके अंदर स्लो ट्विच फाइबर होते हैं उनका एंड्योरेंस बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाले, ठीक है। और ये स्लो ट्विच फाइबर बहुत ज़रूरी है आपके हो अंदर, जब आप साइकिलिंग कर रहे हो, इतनी देर साइकिलिंग करनी है, थकावट ना हो, स्विमिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, उसमें बहुत काम आता है। नेक्स्ट आता है एंड्योरेंस डिपेंड करता है मूवमेंट इकोनॉमी पे। ये तुम्हारी दिमाग की समझ पे करता है। कोई बहुत लंबी रेस है, अब उसमें तुम स्टार्टिंग में ही अगर तेज़ दौड़ जाओगे तो थक जाओगे, और अगर स्टार्टिंग में ही ठीक पेस पे चले, उससे आगे भी ठीक, और एंड में भागी एकदम से कि तुमने अपनी मूवमेंट की इकोनॉमी बना के रखी। ये नहीं कि सारी ताकत एक ही बारी में वेस्ट कर दी अपनी, कि आगे तक तो पहुंचने की हिम्मत ही नहीं बची बॉडी के अंदर। दिस इज़ नोन एज मूवमेंट इकोनॉमी। ये भी हर एक एथलीट पर डिपेंड करता है, जितनी वो अच्छी अपनी मूवमेंट इकोनॉमी रखेंगे। जैसे पैसे मिले हैं ना तुम्हारे 50,000 रुपये तुम्हें मिले, ये नहीं कि एक ही दिन में जाके 40,000 रुपये खर्चा है तो पूरा महीना कैसे चलाओगे। यही चीज़ है कि भाई मूवमेंट जो है अपनी इकोनॉमी बना के रखनी है, कि जो हमारी एनर्जी है उसे भी सेव करके रखना है कि आप पूरे टास्क को कंप्लीट कर पाओ। तो एफिशिएंट मूवमेंट सेव्स एनर्जी। अ रनर यूजिंग लेस एनर्जी एट सेम स्पीड कैन सस्टेन एंड्योरेंस लॉन्गर। कि सेम स्पीड पे चलो बट उससे क्या होगा, एनर्जी लेस यूज होगी। एकदम से बहुत तेज भाग गए फिर बहुत धीरे हो जाओगे। दिस इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ मूवमेंट इकोनॉमी। तो हमारा एंड्योरेंस किस पे डिपेंड करता है, एरोबिक कैपेसिटी पे, जिसमें ये जो शॉर्ट फॉर्म्स में मैंने यहाँ लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू आता है। फिर लैक्टिक एसिड पे, मसल कॉम्पोजिशन पे और मूवमेंट इकोनॉमी पे। अब हम आते हैं लास्ट फैक्टर पे जो होता है डिपेंड करता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है बॉडी की, क्या आप कितने लचीले हो, फ्लेक्सिबल हो। और पहली चीज़ तो देखो यही होती है कि जितनी भी लड़कियां होती हैं उनकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। एंड दूसरा, जितने भी छोटे बेबीज़ होते हैं, बच्चे हो गए, बेबी मत कहो, वो ज़्यादा लचीले, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। बचपन में देखा है भाई ये ब्रिज बन जाएंगे, ये लोटपोट कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। अब हमें कोई कहते हैं भैया ये लोटपोट करो तो हम कहेंगे भाई पागल है, हड्डी टूट जाएगी। तो दिस इज़ वॉट, बचपन में भी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एंड गर्ल्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी होती है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है। तो चलो
पड़ते हैं। तो मसल की स्ट्रेंथ, अब अगर आपकी मसल स्ट्रांग होंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, वीक मसल होंगे तो हड्डी टूट जाएगी, फ्लेक्सिबल नहीं होगी भाई साहब, ठीक है। सिंस मसल स्ट्रेंथ कैन बी इम्प्रूव थ्रू ट्रेनिंग, इट कैन ऑल्सो एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आप जिम जाओगे या आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ करोगे और अपनी मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे तो आपकी फ्लेक्सिबल भी हो जाएगी बॉडी, ठीक है। एज एंड जेंडर बता चुकी हूँ, उस पर भी डिपेंड करता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और फीमेल ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। दूसरा इंटरनल इन्वायरमेंट, जो हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर होता है ना, उस पर भी फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन करती है। जिनकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर वार्मर होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं, और जिनकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बहुत कूल होता है तो बॉडी वो स्टिफ, सर्दी में नहीं देखा सकती हूँ हाथ हिलाने में भी ऐसा जोर पड़ता है कि भाई बॉडी तो बिल्कुल जम रखी है। एग्जैक्टली दिस इज द मीनिंग। नेक्स्ट, प्रीवियस इंजरी पे भी अगर किसी को चोट लग गई हो कोई बहुत भारी, तो उससे भी फ्लेक्सिबिलिटी खराब हो सकती है कि टिश्यू में या कुछ लिगामेंट में कुछ चोट लग गई है, उससे भी फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का तो बहुत सिंपल सा ही था ये। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन हमारा मस्कुलर सिस्टम। ये सब शॉर्ट नोट्स में आएंगे एग्जाम के अंदर, 2-2, 4-4 नंबर के अंदर, जो भी आपका एग्जाम का पैटर्न है पूछा जाएगा। बताओ एक्सरसाइज करोगे तो मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पॉइंट्स देख लो और ऐसे ही लिखने हैं आपको, ठीक है। पहला क्या होगा, चेंज इन मसल एंड शेप एंड साइज। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो मसल टोन हो जाएंगे और आपकी बॉडी की शेप भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो रेगुलर एक्सरसाइज एनलार्जेस मसल सेल इंप्रूविंग देयर शेप एंड साइज, ये लाइन भी लिख लो, लर्न कर लो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैपिलरीज, जब आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में जो कैपिलरीज है वो जो है इंप्रूव हो जाएंगी, इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़िया होगा और मसल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। मसल टोन और इम्प्रूवमेंट, यानी कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल टोन हो जाएंगे, ठीक है, और काफ़ी फर्म और स्टेडी से लगेंगे, जैसे डोले शोले से बन जाते हैं ना, वो बात हो रही है ये। फैट कंट्रोल, आपकी बॉडी अगर आप जो है एक्सरसाइज करोगे तो आप कैलोरीज को बर्न करोगे, जिससे कि एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में जो है स्टोर नहीं होगा। जैसे कि हम चैप्टर 5 में पढ़ के आए हैं कि जो भी कार्बोहाइड्रेट से हमारी बची हुई जो कैलोरीज होती है उसको वो फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। इसलिए कहीं नहीं है कि कार्ब्स हटा दो अपनी डाइट के अंदर से, कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, वही तो एनर्जी दे रहे हैं हमारे को, बट आप एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट जब खाओगे तो क्या होगा, बचा हुआ जो है उसे वो स्टोर करके रख लेगा अपने पास इन द फॉर्म ऑफ फैट, तब आप मोटे हो जाओगे। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो वो कैलोरीज को बर्न कर दोगे एंड आप हेल्दी वेट में रहोगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज, आपके जो टिश्यूज है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप और फ्लेक्सिबल हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, एफिशिएंट मसल मूवमेंट हो जाएगी। डिले फैटिग, आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे एंड्योरेंस बिल्ड होगा, आपको थकावट ज़्यादा नहीं होगी, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस आ जाएगी आपके अंदर। इंक्रीज फूड स्टोरेज, जब आप जिम करोगे, जब आप एक्सरसाइज करोगे, जब आप फिजिकल मूवमेंट करोगे तो आप ना क्या करोगे, आपका जो मसल है ना वो मोर फूड को स्टोर कर पाएगा और वो क्विक एनर्जी दे पाएगा आपको ड्यूरिंग एक्टिविटीज़। तो फिर जब आप कोई काम करोगे तो आपको थकान नहीं होगी क्योंकि आपके अंदर फूड की स्टोरेज ज़्यादा हो गई है। एक्टिवेशन ऑफ डॉर्मेंट फाइबर, जितने भी हमारे फास्ट ट्विच स्लो ट्विच फाइबर पड़े ना, कुछ सोए जाते हैं, क्यों, क्योंकि तुम तो हिल ही रहे हो, उठा के बैठ मोबाइल चलाते हो तो 10-10 घंटे मोबाइल, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ये, बट अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो वो जो सोए हुए डॉर्मेंट फाइबर्स भी है ना वो भी इंक्रीज हो जाएंगे और उससे बॉडी की स्ट्रेंथ, स्पीड वगैरह सब डिटरमाइन होती है, तो वो भी अच्छी हो जाएगी। इंप्रूव बॉडी का पोस्चर, अभी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ पढ़ के आए हो ना तुम सेकंड चैप्टर में, कितनी गंदी गंदी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ एक इंसान को हो सकती हैं, खतरनाक। तो अगर एक्सरसाइज करोगे तो उनका भी रिस्क खत्म हो जाता है। तो यहाँ मैंने 10 पॉइंट्स बनाए हैं, तुम 10 में से 6 तो लर्न करके जाना क्योंकि 6 तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एंड गाइज मैंने इतना बनाया है कि इतना वर्ड लिमिट में आंसर लिखोगे तो भाई नंबर मिलेंगे, एक पॉइंट लिखने से नंबर नहीं मिलने वाले हैं तुम्हारे को, ठीक है। चलो जी, अब आता है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। हमारे दिल पे और हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स है हमारी, तो हमारा पूरा जो ये सिस्टम चलता है, हम सांस ले रहे हैं, इनहेल एक्सहेल, बॉडी सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की, ये जो पूरा हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सरसाइज करने से इसका क्या हल होने वाला है ये पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये देखो, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि ये शॉर्ट में इमीडिएट इफेक्ट ये हो गया, हार्ट रेट बढ़ गया, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, क्या आप इसे डिटेल में लिख सकते हो, मुझे खुद बताओ। हाँ, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है वो इस सबको डिटेल में लिख देंगे, बट एग्जाम में खाली इतने लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा आपको पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा। बट कहाँ से लाओगे वो पॉइंट बनाना, नोट्स पढ़ के, तो वो तो पढ़ लिए तुमने नोट्स, तो मैं बता रही हूँ तुम्हारे को, हम इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इमीडिएट इफेक्ट, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसको लॉन्ग में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये तो 6 नंबर में आने वाला है। हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्ट हर बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़ो। तो सबसे पहले इंक्रीज इन हार्ट रेट, जब भी आप अच्छी एक्सरसाइज करोगे तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा। व्हेन यू एक्सरसाइज योर हार्ट बीट्स फास्टर टू सेंड मोर ऑक्सीजन टू योर मसल कीपिंग यू गोइंग, ठीक है।
तो हार्ट का रेट बढ़िया हो जाएगा, जल्दी जल्दी फास्ट बीट करेगा वो और ऑक्सीजन ज़्यादा भेजेगा। इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, योर हार्ट पंप्स मोर ब्लड विथ ईच बीट टू गिव मसल मोर ऑक्सीजन एंड एनर्जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो अगर हम अब एक्सरसाइज करेंगे तो जो हमारा हार्ट है वो ज़्यादा वॉल्यूम जो है हमारे ब्लड की वो पंप करेगा, ठीक है। इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, योर हार्ट पंप्स मोर ब्लड ओवरऑल पर मिनट टू मीट्स द बॉडीज हायर डिमांड फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो कल को जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होगे तो आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ चुका होगा कि पर मिनट जो आपको ब्लड सप्लाई हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा एज पर डिमांड फॉर ऑक्सीजन। जब आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कूद रहे हो, खेल रहे हो या फिर आप फील्ड पे हो तो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है बॉडी को, तो ब्लड ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो वो कब होगा, जब आपका कार्डियक आउटपुट अच्छा होगा। कार्डियक आउटपुट अच्छा कब होगा, जब आप पहले से एक्सरसाइज करके बॉडी को ऐसा बना रखा होगा। इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, जब आप एक्सरसाइज करोगे मोर ब्लड इज सेंड टू योर मसल्स एंड स्किन टू हेल्प यू मूव, स्टे एंड कूल ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। वो देखो हमारा इमीडिएट इफेक्ट ये होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी राइज ज़रूर होता है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट की। अब अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो ये एक अच्छे इफेक्ट हमें हमारी बॉडी पे दिखेंगे। इंक्रीज इन साइज ऑफ हार्ट, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, थोड़ा बिग हो जाता है, इससे वो ज़्यादा ब्लड पंप कर पाएगा ईच बीट के साथ में, ज़्यादा खून वो है पंप करेगा हमारे ऑर्गन्स को ईच धड़कन के साथ में। डिक्रीजिंग इन रेस्टिंग हार्ट रेट, ये क्या है, योर हार्ट गेट्स मोर एफिशिएंट विद एक्सरसाइज सो इट बीट्स स्लोअर व्हेन यू आर रेस्टिंग, ठीक है। जब आप रेस्ट कर रहे हो तो वो तेज तेज नहीं धड़केगा, ठीक है। जब आप कुछ भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तब दिल धड़क रहा है तेज तेज, कई लोग बैठे भी है ना तो उनका दिल बहुत तेज तेज धक धक कर रहा है, तो वो नहीं होगा। आपका रेस्टिंग हार्ट रेट आपका सही रहेगा, स्लोली बीट करेगा वो व्हेन यू रेस्ट कर रही हो जब आप, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज एट रेस्ट, योर हार्ट पंप्स मोर ब्लड पर बीट इवन व्हेन यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, इंप्रूविंग ओवरऑल हेल्थ। अब ये चीज़ होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट भी अच्छी हो जाएगी। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कि कितना ब्लड हमारा हार्ट पंप कर रहा है, तो ये एक्सरसाइज के दौरान तो अच्छा हो ही जाता है कि उस समय एनर्जी चाहिए तो ब्लड ज़्यादा पंप करेगा हमारा करेगा हार्ट। बट नॉर्मली में भी जब आप बैठे हुए हो, यू आर डूइंग ओवरऑल वर्क, और अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में अच्छा ब्लड पहुंचेगा क्योंकि आपने हार्ट को ऐसे ट्रेन कर लिया है, उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गई है। इंक्रीज ब्लड का फ्लो, तो आप काफ़ी हेल्दी रहोगे, ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड वेसल हेल्दी हो जाते हैं, इससे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन की डिलीवरी थ्रू आउट द बॉडी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत अच्छे से लर्न करना, क्योंकि यही रियल इफेक्ट है हमारे एक्सरसाइज करने के, ठीक है। अब ये देख लो, इमीडिएट इफेक्ट तो मैंने बता दिया कि ये अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो उस दौरान ये इफेक्ट है। अभी लॉन्ग टर्म इफेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट लिख कर आना, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने का फ़ायदा तो ये है ना, बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म में ही देखा जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं लॉन्ग टर्म वाले लर्न करो, ब्लड प्रेशर हमारा जो है वो डिक्रीज होगा। लोअर योर ब्लड प्रेशर विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड की वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी हमारे बॉडी के अंदर। क्विक रिकवरी रेट, योर बॉडी बिकम्स बेटर एट रिकवरिंग आफ्टर एक्सरसाइज, अलाउइंग यू टू फील रेस्टेड फास्टर एंड वर्क आउट मोर ऑफन। मतलब कि आप देख रहे हो, अगर आप स्टार्टिंग में जिम जाओगे तो आप घर आओगे, आप बहुत थक जाओगे और पड़ जाओगे कि यार बहुत थकान हो गई आज तो, बट धीरे धीरे वो बिल्टअप हो जाएगा और फिर आप जिम से घर आके अपने रोज़मर्रा के काम करोगे, पढ़ाई करोगे और जो भी कर रहे होगे। बट स्टार्टिंग में क्यों है, क्योंकि आपकी बॉडी का रिकवरी रेट नहीं, कि इंटेंस एक्सरसाइज कर ली अब तो हालत बची ही नहीं। बट धीरे धीरे जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका हार्ट, आपकी बॉडी, सारे का सारा आपका वो जो है उसका एक ऐसा मैकेनिज्म बन जाएगा कि उसका रिकवरिंग रेट फास्ट हो जाएगा, कि एनर्जी थोड़ी सी लो हुई वापस आ जाएगी फिर, ठीक है। रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि भाई हार्ट डिजीजेस का रिस्क कम हो जाएगा अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे। दिल की धड़कन तेज रहेगी, सही रहेगी, सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क भी खत्म हो गया भाई साहब, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये पढ़ना है। मसल का साइज एंड स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ता है, तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं मसल साइज और स्ट्रेंथ डिक्रीज होती रहती है विद एज के साथ। स्टार्ट हो जाता है ये 35 से 45 ईयर्स की एज में। बाय 60 मसल की स्ट्रेंथ डिक्लाइन हो जाती है अप टू 20%। मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कॉम्पोजिशन पे भी फर्क पड़ता है, हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट बोन डेंसिटी, हमारी बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अर्ली
40s में ये शुरू हो जाता है, धीरे 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 बोन वीक होने लगती है, देखा है। फिर बुढ़े लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, और उनको जो है चलने फिरने में दिक्कत होती है क्योंकि वीक हो गई हैं बोन्स, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है जॉइंट्स की उनके, ठीक है। रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की भी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, और जो है नर्वस सिस्टम जो है रिएक्शन टाइम भी बहुत स्लो हो जाता है। देखा है बूढ़े लोगों को रिएक्ट करने में टाइम लगेगा, चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो है नर्वस सिस्टम भी अब थोड़ा स्लो हो गया है। यूरिनरी एंड गैस्ट्रोनोमियल सिस्टम भी इफेक्ट पड़ता है, किडनी की एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो उनको डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा, तो इसलिए उन्हें ऐसा खाना खाना चाहिए तो ईजिली उन्हें डाइजेस्ट हो। सेंस, विजन, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल, सब पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। विजन, हेयरिंग, सेंस और टेस्ट सब डिक्लाइन होती है विद एज। ओके, तो हमने एज के भी पढ़ लिए हैं कि जब हम बूढ़े होते हैं तो मसल साइज, स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मेटाबॉलिज्म पे, बोन की डेंसिटी पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे, सब चीज़ों का इफेक्ट अब हमने देख लिया। अब आता है गाइज हमारा लास्ट टॉपिक, इंजरीज इन स्पोर्ट, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन सी इंजरीज हमें होती है हमें स्पोर्ट्स फील्ड में? तो एक होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जो आप कह सकते हो स्किन पे होती है। दूसरी हार्ड टिश्यू इंजरी होती है, जिसमें आता है हमारा फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशन, ठीक है। तो एक होती है सॉफ्ट टिश्यू, दूसरी क्या है हमारा हार्ड टिश्यू इंजरी, जिसमें फ्रैक्चर आएंगे और डिसलोकेशन आएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपनी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। इनको ना बहुत कंफ्यूजन होता है लर्न करने में, बट मैंने इनका हिंदी वर्जन भी लिख दिया है और इजी डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल भी लिख दिया है, जिससे तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले होता है कॉन्ट्यूजन, मतलब नील पड़ना, जोर की तुम्हें बॉल लग गई, यहाँ नीला सा हो गया, उसे हम कॉन्ट्यूजन कहते हैं। और कॉन्ट्यूजन को हम ब्रूज भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉज बाय अ डायरेक्ट हिट और इम्पैक्ट, कोई डायरेक्ट हिट हुआ है या इम्पैक्ट हुआ है, एकदम से बॉल लग गई, बैट लग गया, हॉकी लग गई, तो ये किसी भी एथलीट को हो सकता है। इट अकर्स व्हेन ब्लड वेसल इन द मसल ब्रेक कॉजिंग इंटरनल ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग। इस वाले एरिया का ब्लड वेसल जहाँ पे लगी है वो बॉल, ब्लड वेसल जो है वो फट जाएगा और इधर उधर जो है इंटरनल ब्लीडिंग होगी, उससे स्वेलिंग हो जाएगी और आपको ऊपर से क्या दिखाई देगा कि नील पड़ गया है। बॉक्सिंग में हो जाता है ये, कबड्डी में हो जाता है, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में ये हो सकता है। क्या करना है? अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन ऑन द अफेक्टेड एरिया, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा अब्रेशन, जिसको लिखा है घर्षण चोट। जब आप यूँ फिसल जाते गिर जाते हो, कुछ ऐसा जो है आप कहो कि खरोच आ जाती है ना, जो बिल्कुल, उसको हम कहते हैं अब्रेशन, ठीक है। अब्रेशन हैपेंस व्हेन द स्किन रब अगेंस्ट अ रफ सरफेस। तुम भागते हुए जा रहे हो प्लेग्राउंड पे और एकदम से फिसल गए, तो आपकी जो घुटने हैं वो छिल जाएंगे। दिस इज व्हाट इज अब्रेशन। इस ये फ्रिक्शन की वजह से जो बर्न हो जाती है हमारी स्किन ना, उससे होता है ये। एंड ब्लीडिंग भी हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा लग जाए तो इसमें ब्लीडिंग, छिल के ब्लीड होने लग जाता है ज़्यादा हो जाए तो। अ प्लेयर स्लाइडिंग ऑन द ग्राउंड फॉर फुटबॉल फील्ड में, हॉकी फील्ड में, इन एथलीट्स को ये हो जाता है। अब आपको ये लर्न नहीं करना है, इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है, बट तुम्हें याद कराने के लिए मैंने ये इसका हिंदी वर्जन और एग्जाम्पल लिख दिया है कि ये इस समय पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट लैकरेशन या लैसरेशन भी कह सकते हो। ये एक बहुत डीप, बहुत ही खतरनाक वुंड होता है, घाव होता है, जो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लगता है, कि बहुत ही अंदर तक जो है आपका, जैसे कोई बड़ा ही नुकीला सा चक्कू हो और वो उससे तुम्हारा हाथ कट जाए, और कोई नॉर्मल ऐसे हल्का बहुत सब्जी काटते हुए हल्का सा कट लगा है वो नहीं, डीप कट लग जाए तो। अब ऐसा कब हो सकता है कि कोई फॉल्टी ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई ऐसा सरिया सा पड़ा है, ग्राउंड पे कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है जो बहुत नुकीली है, और कोई एथलीट उस पर गिर गया और वो बिल्कुल अंदर चली गई, तो इससे उनको लैसरेशन, इस चीज़ को कहते हैं बहुत डीप वुंड हो जाने को। तो लैसरेशन इज अ डीप इरेगुलर कट caused by हमारा शार्प ऑब्जेक्ट। दीज आर मोर डेंजरस देन इंसेशन। इंसेशन पतला सा कट होता है, हल्का सा, उससे ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और इससे मसल, नर्व, ब्लड वेसल सब पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। जैसे रेसलर के साथ ऐसा हो जाता है कई बार कि वो ओपोनेंट का फिंगर नेल होने लग जाए, ठीक है। तो लैक्रेशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। अब आ गया इसका दूसरा पार्ट जो हमने कहा है इंकेशन, ठीक है। इसको आपको चीरा लगाना, कांटा लगाना, कई बार जब हमारी सर्जरीज भी होती है तो डॉक्टर भी एक छोटा सा जो चीरा लगाते हैं उसको भी हम इंकेशन ही कहते हैं। तो इंकेशन इज अ क्लीन स्ट्रेट कट कॉज बाय अ शार्प एज ऑब्जेक्ट ऑफन लीडिंग टू मोर सीवियर ब्लीडिंग इफ मेजर ब्लड वेसल्स आर इफेक्टेड। तो ये क्या है? एक शार्प ऑब्जेक्ट से जो आपको कट लगता है, क्लीन स्ट्रेट कट, उसको हम कहते हैं। अब अगर ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी जगह पे लगे कि नीचे बिल्कुल ब्लड वेसल है हमारा, ब्लड वेसल ही कट हो जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। नो मैटर कि डीप घाव नहीं हुआ है, हल्का सा कट है और बहुत नुकीला लग गया है, तो इंसेशन से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। ये काफ़ी बार बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट्स फील्ड में गाइस हो जाता है, ठीक है। इंकेशन समझ में आ गया। अब आता है ये स्ट्रेन और स्प्रेन। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इवन जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मैं 2 बार चेक करती हूँ कि हाँ भाई मैंने स्लाइड में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, क्योंकि ये काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो तुम्हें याद रखने का मैं ईजी तरीका बता
बता रही हूँ। स्ट्रेन मतलब हिंदी में हम कहते हैं इसे मांसपेशियों का खिंच जाना, जो मसल खिंच जाता है ना, मांसपेशी जो खिंच जाती है, जैसे तुम भाग के जा रहे हो, तुम गिर गए और ये इधर पीछे से ऐसा लगा और ये बहुत जोर की दर्द हुई, इसे हम कहते हैं हमारा स्ट्रेन, मांसपेशियों में खिंचाव आने को। तो इसमें क्या होता है, अ स्ट्रेन अकर्स व्हेन अ मसल और टेंडन इज ओवर स्ट्रेच्ड। तो ये कमेंट सेक्शन में लिख दो, मसल और टेंडन जब स्ट्रेच होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रेन, हिंदी में मांसपेशियों का खिंचना। ये माइल्ड टू सीवियर हो सकता है, इसके पेन भी फिर डिफरेंट होगा, भाई माइल्ड हुआ है तो कम पेन होगा, सीवियर हुआ है तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है, किसी भी स्पोर्ट्स में ये हो सकता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन, इसकी डेफिनेशन आप याद रख लो, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा स्प्रेन, और स्प्रेन होता है हमारा मोच, वो जो हम कहते हैं ना चलते चलते हमारा पैर मुड़ गया और मोच आ गई, दिस इज स्प्रेन। अब जब हमारे को स्प्रेन होता है तो तब हमारा जो लिगामेंट है ना उसमें इंजरी होती है, यही डिफरेंस है दोनों का। इसमें हमारा मसल और टेंडन जो है वो ओवर स्ट्रेच होता है, इसमें ये लिगामेंट की इंजरी है। कौन सा, मोच आना लिगामेंट की इंजरी है। अ स्प्रेन इज अ लिगामेंट इंजरी कॉज्ड बाय ओवर स्ट्रेचिंग और टीयरिंग, ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम अ सडन ट्विस्ट, फॉल और कोलिशन। कब होता है ये, कि आप एकदम से गिर गए या फिर आप किसी से टकरा गए या आप ट्विस्ट हो गए तो, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्प्रेन, ठीक है। तो इन बास्केटबॉल में हो सकता है हमारा, ये फुटबॉल में हो सकता है, बहुत सारे स्पोर्ट्स फील्ड में ये हो सकता है। ये पैर से मुड़ गया, उससे लिगामेंट को जब नुकसान पहुंचता है तो स्प्रेन है मोच, और जब मसल और टेंडन को पहुंचता है तो हमारा ये स्ट्रेन है, मांसपेशियां का खिंच जाना, ठीक है। ओके, अब सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं हमारे हार्ड टिश्यू इंजरी के ऊपर। इसमें आता है डिसलोकेशन और फ्रैक्चर्स। भाई फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, अलग अलग हड्डी टूटना, ठीक है। सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर फोटो देख लो यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है, अ बोन ब्रेक्स इन वन प्लेस विदाउट डैमेजिंग द स्किन और सॉफ्ट टिश्यू, कि बोन डैमेज नहीं हुआ, आसपास का जो है हमारा टिश्यू या फिर स्किन, इसमें डैमेज हमारी नहीं होती है। अब अगर एग्जाम में थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ जाए तो एक ऐसी हड्डी बनाओगे और एक हल्का सा ऐसे यहाँ पे क्रैक सा लगा देना, ये हो गया हमारा सिंपल फ्रैक्चर, ठीक है। इसके बाद आता है कंपाउंड फ्रैक्चर। द बोन ब्रेक्स एंड पंचेस थ्रू द स्किन कॉजिंग एक्सटर्नल ब्लीडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बोन ब्रेक हो जाती है और स्किन को भी इफेक्ट करती है, डैमेज कर सकती है हमारे मसल को भी, सॉफ्ट टिश्यू को भी। देखो ये हो गया हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर, के बहुत खतरनाक तरीके से पूरी की पूरी बोन जो हमारी टूट गई और उससे स्किन को भी इफेक्ट आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आया हमारा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर दैट कॉजेज डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड वेसल और अदर सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स। यानी कि इसमें क्या होता है हमारा, जब ये हमारी बोन टूटती है तो आसपास का जो हमारे ऑर्गन्स है उसको भी जो है इफेक्ट आता है, ये हो गया हमारा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर छोटे बच्चों को हो जाता है, जब हड्डी टूटती है तो उसके साथ पे थोड़ी सी बेंड भी हो जाती है, ये क्रैक हुआ और हल्की सी बेंड भी हो गई, बच्चों को हो जाता है जब थोड़ी बोन काफ़ी सॉफ्ट सी होती है तब हो जाता है ये, ठीक है। अब दूसरा होता है, फिफ्थ होता है सॉरी हमारा कम्युनिटेटेड फ्रैक्चर, जब चूरा चूरा हो जाती है ना हड्डियाँ, उसे कहते हैं हम ये। द बोन ब्रेक्स इनटू 3 और मोर पीसेस ऑफन फ्रॉम अ हाई इम्पैक्ट इवेंट, जब बहुत जोर की अगर आपको टक्कर लग गई, आप गिर गए हो तो ये हो सकता है चूरा चूरा हो गई हड्डी, इसे हम कहते हैं कम्युनिटेटेड फ्रैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। अब इसमें क्या होता है, हड्डी टूटने के बाद दोनों हड्डियां आपस में एक दूसरे के साथ जैसे कोलाइड कर जाती हैं, द एंड्स ऑफ द ब्रोकन बोन्स आर ड्रिवन इनटू ईच अदर, इसलिए हम इसको इम्पैक्ट फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हड्डी टूटी और ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर गई हैं, इन्हें हम कहते हैं हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, मैंने जो है इजी लैंग्वेज के भी लिख दिया। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर अकर्स व्हेन द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन आर जैम टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ द इंजरी, ठीक है। कम्युनिटेटेड फ्रैक्चर कौन सा है, विच अ बोन इज ब्रोकन, स्प्लिंटर्ड और क्रश्ड इनटू मेनी पीसेस। दिमाग में फोटो खुद से लाओ, जो अभी ऊपर देखी थी ना, हाँ ये वाली थी कम्युनिटेटेड की, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, इन दिस फ्रैक्चर बोन इज ब्रोकन एंड डैमेजेस द इंटरनल ऑर्गन ऑल्सो, ठीक है। फोटो ले आओ दिमाग में। ग्रीन स्टिक बच्चे को होता है, बड़ों को भी हो सकता है, पर ज़्यादातर बच्चों को ही होता है कि बोन क्रैक होने के बाद हल्की से मुड़ भी गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आया सिंपल फ्रैक्चर, कौन सा था, जिसमें सिर्फ बोन को ही नुकसान होता है, आसपास के टिश्यू मसल स्किन को नुकसान नहीं होता है। कंपाउंड फ्रैक्चर ये होता है, इज अ ब्रेक और क्रैक इन योर बोन दैट इज विजिबल थ्रू योर स्किन एंड इट डैमेजेस द मसल एंड स्किन ऑल्सो। तो इन सब की फोटोज़ के बिना भी मैंने आपको डेफिनेशन कराती है, जिससे तुम अपने दिमाग में खुद से पिक्चर बनाओ इन सभी की। आपकी बुक में ऐसी ऐसी बनी होंगी, डिफरेंट फ्रैक्चर्स हमारे को पढ़ने को आते हैं एग्जाम में, ठीक है।
अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और हमारा लास्ट टॉपिक जो है डिसलोकेशन। आपने सुना है शोल्डर डिसलोकेट हो गया, कंधा उतर गया, शोल्डर डिसलोकेट, जॉ डिसलोकेट हो जाता है कि हाँ बॉल लग गया, जॉ डिसलोकेट हो गया। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अ डिसलोकेशन हैपन जब हमारा बोन जो है वो अपने जॉइंट में से मूव कर जाए। जैसे हमारे एल्बो में जॉइंट है, हमारे शोल्डर में जॉइंट है, और उस जॉइंट से बोन जो है हट जाए, उसको हम कहते हैं डिसलोकेशन। ये गिरने से, एक्सीडेंट से, कोई इक्विपमेंट लगने से हो सकता है। अब डिसलोकेशन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। डिसलोकेशन लोअर जॉ का भी हो सकता है, शोल्डर जॉइंट का भी हो सकता है, हिप जॉइंट का भी हो सकता है, और रिस्ट का भी हो सकता है। ये आपको एग्जांपल्स में लिखने हैं। एंड डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो हमारे डिसलोकेशन की। होता किसको है? गिरने से हो सकता है, एक्सीडेंट से हो सकता है, स्पोर्ट्स की फील्ड में हो सकता है, वीक मसल होंगे, बैलेंस प्रॉब्लम होगी, तो ये आपको जरूर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसलोकेशन। ओके गाइस, तो विद दिस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। पहले पढ़े हमने फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके बाद हमने पढ़े हमारी इंजरीज। दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। चलो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। तुम जाके नोट्स डाउनलोड कर लो जिससे अच्छे से रिवीजन कर पाओ, एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।